हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ डिबेंचर्स। यस, यू हर्ड इट राइट। आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो आखिरी में दे रखा है, और वो है आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स करवाने के बाद मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एंड या डेफिनेटली मैं आपको रिविजनरी टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डिबेंचर्स। सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर्स का सेक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपको आना चाहिए। डिबेंचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट कंपनीज एक्ट हैज़ टू से। सेक्शन 2 का क्लॉज 30 है, वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है डिबेंचर इंक्लूड्स। एंड व्हेन वी से इंक्लूड्स दैट मीन्स कि इसमें कई सारी चीज़ें आती है, अ काइंड ऑफ इंक्लूसिव डेफिनेशन, और कई सारी चीज़ें और आ सकती है। तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने इशू किया है एविडेंसिंग अ डेट, यानी कि जो कंपनी कर्ज लेती है उसे जो है हम डिबेंचर्स बोलते हैं, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अब कई बार होता है आप जो है सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं, यानी कि आप जो भी इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स, अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, पैसा बैंक में ले रहे हैं, उसे आप जो है एसेट के अगेंस्ट में सिक्योर करते हैं कि कल को अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो एक पर्टिकुलर एसेट को बेचकर उसे चुकाया जाएगा। और कुछ होते हैं अनसिक्योर्ड जो नीचे आ रहे हैं। अनसिक्योर्ड में आप एसेट का चार्ज नहीं लेते, और आप अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिबल कंपनी है तो डेफिनेटली विदाउट सिक्योरिटी भी आप छोटी अमाउंट का डिबेंचर्स जो है इशू कर सकते हैं, उठा सकते हैं। दोस्तों, डिबेंचर स्टॉक कुछ नहीं होता है। डिबेंचर स्टॉक का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि डिबेंचर स्टॉक को आप फ्रैक्शन में इशू कर सकते हैं, जैसे पर यूनिट में, या फिर आप उसके जो है यूनिट्स में आप इशू कर सकते हैं। अदरवाइज जो है पर्टिकुलर अमाउंट का जो है डिबेंचर इशू किए जाते हैं। तो यही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। डिबेंचर बोलो, डिबेंचर स्टॉक बोलो, बॉन्ड्स बोलो, ये सभी जो है डेट होते हैं, और सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। साथ ही में क्या डिबेंचर नहीं होता वो इसी में लिखा हुआ है यहाँ पर, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर। पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए बोलता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है उसके चैप्टर 3D में जो इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया हुआ है, अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो करीब करीब 200-300 पेज का एक्ट है, पढ़ लेना गूगल करके। उसके चैप्टर 3D में जो लिखा हुआ है, शॉर्ट में बता देता हूँ, डेरिवेटिव्स हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो डिबेंचर नहीं है। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है कि डिबेंचर नहीं होगा, तो वो डिबेंचर नहीं होगा। अब जो भी स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट कि ये डिबेंचर नहीं है, तो वो डिबेंचर नहीं है, सिंपल है। तो डिबेंचर क्या होता है? यही होता है, बॉन्ड कह लो, डिबेंचर स्टॉक कह लो, या इंस्ट्रूमेंट कह लो, विच इज़ अ डेट, उसे हम डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर को आप क्लासीफाई कर सकते हैं कई सारी कैटेगरीज में, जिसमें पहली कैटेगरी यहाँ पर आ रही है सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर्स, जिसका मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरी कैटेगरी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी टू शेयर्स। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसे हम इशू करने के टाइम बता के रखते हैं कि जब इनकी मेच्योरिटी होगी, रिडेम्पशन होगी, जब मेच्योर हो जाएंगे, तो उसे हम जो है ऑप्शन देंगे, या कंपलसरी जो है हम बोल देंगे कि इसे आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं या करने पड़ेंगे। तो जो भी है पहले हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम कंपल्शन लगा रहे हैं, या फिर हम ऑप्शन दे रहे हैं, हम फुल्ली कन्वर्टिबल दे रहे हैं या पार्टली कन्वर्टिबल दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। या फिर आप नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल रहेंगे, जिसमें आप इशू करेंगे और 5 साल के बाद आप उसे वापस रीपे कर देंगे, या जितने साल के डिवेंचर आपने दिए हैं उसके बाद आप उसे रीपे कर देंगे। लास्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। जिन डिवेंचर्स को आप रिडीम कर रहे हैं वो रिडीमेबल हैं, और जो कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से उसे हम इररिडीमेबल बोलेंगे, क्योंकि ऐसा तो मैंने कोई डिवेंचर देखा नहीं जो ज़िंदगी भर जो है रिडीम होगा ही नहीं। या तो 5 साल के बाद दोबारा से री इशू हो जाएगा और वैसे चलता रहेगा, और उसके बाद एक ऑप्शन होगा कि आप कन्वर्ट कर लें, तो यानी कि उसमें क्या है कि रिडीम तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसी को इरिडीमेबल बोला होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ बुक में नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। सेक्शन नंबर 71 है, उसमें मैनर दे रखा है कि कंपनी को जो है अगर डिवेंचर इशू करने हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रोविजंस लगेंगे। तो वो सारे प्रोविजंस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहला प्रोविजन बोलता है इशू ऑफ डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, यानी कंपनी चाहे तो डिवेंचर इशू कर सकती है और उसमें एक ऑप्शन दे सकती है कि ये डिवेंचर्स को जो है हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल्ली या पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो एक कंपनी को ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ऑप्शन देने वाले हैं कन्वर्ट करने का, ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर्स इनटू शेयर्स होली या पार्टली, तो पहले आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन से उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा।
तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेयर यू वांट टू इशू कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, you have to first take approval in the general meeting and you have to pass a special resolution on that, because कन्वर्ट होने के बाद वो इक्विटी शेयर बन जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर की परमिशन ले लो भैया, आप ओके हो, आपको दिक्कत तो नहीं है। शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, वोटिंग राइट डिल्यूट हो जाएगा क्योंकि डिवेंचर होल्डर बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। तो दैट्स वाई स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर 2 कहता है इसी प्रोविजन का कि कोई भी कंपनी जो है ऐसे डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है जिसके वोटिंग राइट्स हैं। जी हाँ, डिवेंचर होल्डर जो है वो तो लोन वाले बंदे हो गए, बाहर वाले आउटसाइडर्स हो गए हैं। वो क्यों कंपनी के डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेंगे? जी नहीं, जो डिसीजन लेते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर ले सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ले सकते हैं अगर उनका डिविडेंड पे नहीं होता है और उनका रिडेम्पशन टाइम पे नहीं होता है, या ऐसे कोई मैटर जहाँ पर वो कंसर्न है एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तब जो है वो ज़रूर जो है ले सकते हैं डिसीजन में पार्ट। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं। इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करने का सोच रहे हैं तो वो आपको रूल 18 के हिसाब से करना पड़ेगा। जो रूल आपकी बुक में मैंने तो देखा नहीं, मतलब दे नहीं रखा है, अगर दे रखा होगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। रूल 18 के हिसाब से आपको वो इशू करना होगा। साथ ही में डिवेंचर अगर आपने इशू करा है, बाहर वालों से पैसा उठाया है, बैंक में पैसा आया है, जिसको एक टाइम के बाद मेच्योरिटी पर पैसा देना भी है, तो वो मेच्योरिटी पर आप पैसा दे पाएँ उसको इंश्योर करने के लिए आपको एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना जरूरी है। जैसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनता है, वैसे ही डिवेंचर को रिडीम करने के लिए एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में आप पैसा डालेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं, डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं, उसे हम डिविडेंड ना देकर या फ्री रिजर्व में ना रखकर हम उसे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे रिजर्व्स कम हो जाएंगे जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, और अगर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कम हो जाएंगे दैट मीन्स वो हम आउटफ्लो कंपनी से नहीं कर सकते, तो हमने रोक दिया आउटफ्लो को। इससे क्या होगा कि हमारे पास इनफ फंड्स बचे रहेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन, राइट। तो बस यही है, कंपनी जो है इस अमाउंट को जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाला है, इसे कंपनी यूज़ नहीं करेगी किसी और काम के लिए एक्सेप्ट फॉर रिडीमिंग द डिवेंचर्स। लिमिटेशन ऑन द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर इन्विटेशन टू द पब्लिक, ये क्या है? डिबेंचर इशू करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस देना पड़ सकता है, जैसे शेयर को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, जिसके कई प्रकार होते हैं जो डेफिनेटली आपका लास्ट चैप्टर जो प्रोस्पेक्टस का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही अगर आप डिबेंचर इशू करना चाहते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस देना पड़ सकता है। ऑफर, इनवाइट आप पब्लिक को करेंगे, इनवाइट कि भैया आए अप्लाई करें, उसके बाद आपको जो है हम एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आपका जो है डिबेंचर आपको इशू होंगे। अगर आप, यहाँ लिखा हुआ है अगर आप, नो कंपनी शेल इशू अ प्रोस्पेक्टस या मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू द पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिवेंचर्स अनलेस, इसका मतलब ये हो गया कि 500 लोगों से ज़्यादा को अगर इनवाइट कंपनी करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती जब तक एक से ज़्यादा डिवेंचर ट्रस्टीज कंपनी अपॉइंट नहीं कर लेती, और जो भी कंडीशंस हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच ट्रस्टीज उसको कंप्लाई नहीं कर लेती जो रूल्स में गिवन होगी। डिवेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है उसे प्रोटेक्ट करेंगे। डिवेंचर ट्रस्टीज वो सारे स्टेप लेंगे जिससे कि डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट रहे, और अगर उनकी कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायतें हैं, तो वो उसको वो दूर कर पाएँ। तो वो जो डिवेंचर ट्रस्टीज हैं एक तरह से बिचौलिए का काम करते हैं कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में, और इंश्योर करते हैं कि डिवेंचर होल्डर जो है प्रोटेक्टेड रहें। डिवेंचर ट्रस्टीज की लाइबिलिटी होगी क्या? जी हाँ होगी, अगर वो ड्यू केयर और ड्यू डिलीजेंस से जो है काम नहीं करते हैं, उस केस में डिवेंचर ट्रस्टीज की लाइबिलिटी आ सकती है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स ने डिवेंचर ट्रस्टीज पर भरोसा किया है। हालांकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन अ ट्रस्ट डीड, एक डॉक्यूमेंट बनता है ट्रस्ट डीड का जिसमें डिवेंचर ट्रस्टीज को जो है अपॉइंट किया जाता है फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ट्रस्ट डीड जो है, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिवेंचर होल्डर के साथ हुआ है सिक्योर्ड बाय ट्रस्ट डीड, वो वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? अगर उसमें इन सो फार, देखिए कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो ट्रस्ट डीड में या डिवेंचर होल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसमें लिखा हुआ है, वो प्रोविजन वॉइड होगा। और क्यों होगा वो बाद में बताया। इन सो फार एज इट वुड हैव द इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्टिंग अ ट्रस्टी देयर फ्रॉम और इंडेमनीफाइंग हिम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टीज को भरोसे के लिए अपॉइंट करा है कि वो डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट की रखवाली करेंगे।
अगर उसे वो ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हम जो है ट्रस्टी की लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। डीड में लिखा है कि अगर हमसे गलती हो गई, हम आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, अगर हम आपका भरोसा तोड़ देते हैं तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन अगर लिखी हुई है, ऐसा प्रोविजन ट्रस्ट डीड में डाला है, कॉन्ट्रैक्ट में डाला है, तो वो वॉइड होगा। या फिर आपने लिख दिया कि हमें जो है इंडेमनीफाई जो है कर दिया जाएगा, यदि हमारी कोई लाइबिलिटी आती है तो हमें इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, यानी हमें उसकी भरपाई हमें कर दी जाएगी, तो हम बचे रहेंगे। तो जी नहीं, ऐसा प्रोविजन ट्रस्ट डीड में आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रस्टीज का काम ही क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। आप अपनी लाइबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको एग्जेम्पशन वगैरह मिल सकती है अगर कम से कम 3/4 यानी वही स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो चाहिए होते हैं उतने पोर्शन वाले डिबेंचर्स जिनके पास हैं वो अप्रूव कर दें। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द टोटल डिबेंचर्स अप्रूव कर दें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्होंने एग्री किया तो फिर क्या दिक्कत है, उनकी मीटिंग बुलाकर एग्री करा लो ना कि हमें भाई एग्जेम्प्ट कर देना आप, तो ठीक है, वो राजी हैं तो फिर क्या दिक्कत है। बट बिना उसके परमिशन के आप अपनी लाइबिलिटी से कट रहे हैं, वो नहीं होगा। कंपनी जो है उसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रिडेम्पशन के टाइम प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। ये सभी को पता है ये बातें जो होती है। फाइलिंग ऑफ पिटीशन बिफोर द ट्राइब्यूनल बाय डिबेंचर ट्रस्टी, जहां पर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है, वेयर एट एनी टाइम द डिबेंचर ट्रस्टी कम्स टू अ कंक्लूजन कि कंपनी के पास एसेट्स जो है वो इनसफिशिएंट हैं और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट, उस केस में क्या होगा, जब प्रिंसिपल ड्यू होने वाला है और इनके पास पैसा नहीं है, एसेट नहीं है, और डिबेंचर ट्रस्टीज को लगता है कि नहीं है एसेट, तो उस केस में वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल एक छोटा कोर्ट होता है जो कंपनी लॉ के मैटर्स को देखता है। ट्राइब्यूनल जो है वो कंपनी को भी सुनेगा और साथ में जो है अदर पर्सन को भी सुनेगा जो इस मैटर में इंटरेस्टेड है, और एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें इम्पोज करेगा सच कंडीशन, सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनकरिंग ऑफ एनी फर्दर लाइबिलिटीज बाय द कंपनी एज द ट्राइब्यूनल में कंसीडर इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यानी कि भाई एसेट नहीं बचे तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि चलो भाई कुछ नहीं होता, ये तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, बट कम से कम और लाइबिलिटी आप नहीं बढ़ा सकते, ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा। जब कंपनी फेल हो जाएगी, एक्चुअली में जो है नहीं दे पाएगी, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, रिडीम नहीं कर पा रही डिबेंचर्स को, तब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो ट्राइब्यूनल को जो है अप्लाई किया जाएगा बाय एनी और ऑल ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, या डिबेंचर ट्रस्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ट्राइब्यूनल के पास जब अर्जी जाएगी कि भैया अब तो फेल ही कर दिया इन्होंने, पैसे ही नहीं दिए, अब तो हमारे ड्यू हो गए थे, वो दोनों पार्टी को सुनेगा और ऑर्डर पास करेगा कि भैया रिडीम करो तुरंत, फोर्थ विथ रिडीम करो, पे करो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन तुरंत। वो भी नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी लिक्विडेट होगी, फिर आगे जाकर यही होगा ना, नहीं कर पाती कंपनी, डिफॉल्ट करती है। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर अगर फॉलो नहीं कर पाए तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है उसे जेल जाना पड़ सकता है 3 साल के लिए, और कम से कम 2 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है, जो कि 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड होगा, या दोनों भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी लग सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा तो नहीं होता, बट कई बार ऐसा ऑर्डर आ सकता है, डिक्री का मतलब ऑर्डर आ सकता है स्पेशल परफॉर्मेंस का, कोई कॉन्ट्रैक्ट को भी जो है स्पेशल ऑर्डर से जो है करवाया जा सकता है, उसे भी एनफोर्स कराया जा सकता है कि डिबेंचर होल्डर का जो है पैसा आप लौटाएं, टाइम पर दें। साथ ही में जो प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स, द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो किस फॉर्म में होगी, उसके अंदर क्या कंटेंट होंगे, क्या चीज़ें लिखी होगी, प्रोसीजर क्या होगा फॉर द डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट द ट्रस्ट डीड, कॉपीज़ वगैरह उसकी कैसे लेंगे, क्वांटम ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनाना होगा, और बाकी सभी मैटर्स पर प्रोसीजर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो ये जो बातें हमने पढ़ी है, डिबेंचर के रिगार्डिंग हमने कुछ बातें पढ़ी है जो जनरल बातें हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो किसी स्पेसिफिक बात पर क्वेश्चन आ जाएगा, एंड स्पेसिफिकली डिबेंचर ट्रस्टीज पर आ सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो, और ये आ सकता है कि जो है आपको डिबेंचर ट्रस्टीज कब अपॉइंट करने होते हैं, उनका रोल क्या होता है, साथ ही में जो है अगर पैसा नहीं दे पाते तो क्या होगा, ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हो। तो ये इन चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इसमें अमेंडमेंट आई है, हालांकि मैं आपको फिर भी जो है तुरंत शॉर्ट में ये चीज़ करा देता हूँ, हालांकि इसमें अमेंडमेंट है वो हम अमेंडेड आरटीपी से ज़रूर करेंगे आज ही की क्लास में,
बट एटलीस्ट लेट्स लुक एट कि अभी करेंटली क्या है। जो रूल्स हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स हैं जो 2014 के, उसमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की बात करी है, जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होगा। यानी ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ हो सकता था, वो डिस्ट्रीब्यूट ना करके आपने जो है रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाला है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डाला है। ऑल इंडिया जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्होंने लिया है तो डेफिनेटली आपको जो है डीआरआर नहीं बनाना होगा। एनबीएफसीज अगर लेंगे तो उन्हें 25% बनाना होगा, कंपनीज को भी 25% बनाना होगा। एनबीएफसीज अगर पब्लिक इशू से लेगी तो बनाना है, प्राइवेट प्लेसमेंट से लिया है अगर पब्लिक में इशू नहीं किया है और कुछ ही लोगों से, सिलेक्टिव लोगों से लिया है, तो उसे डीआरआर नहीं बनाना होगा, बट कंपनीज को तो 25% बनाना ही होगा। और जिस साल डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उस साल 15% जो है कम से कम अमाउंट 30 अप्रैल तक, जिस साल जो भी रिडीम होने वाला है उस साल की स्टार्टिंग में ही पहली 30 तारीख तक, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 30 अप्रैल तक 15% अमाउंट या तो शेड्यूल बैंक या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, ये जो भी जगहें हैं सिक्योरिटीज़ मेंशन है ट्रस्ट एक्ट में, वहाँ पर डाल के रखना होगा और इस 15% को नीचे नहीं लाने देना होगा। कम से कम 15% रखना होगा जो डिवेंचर मेच्योर होने वाले हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। हालांकि जो पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं उस केस में जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है उसी के लिए जो है आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है। ये बात मैंने आपको बताई जो आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें चेंजेस हैं, उसके लिए मैंने आरटीपी जो है ओपन कर ली है। आरटीपी के लगभग सारे चेंजेस हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ भी बड़ी चीज़ें उसमें नहीं हैं सिवाय इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये जो है मैं ऑलरेडी आपको जो पढ़ा रहा था तो उसमें मैं इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे चलिएगा, ये जो पॉइंट आ रहा है, इन द प्रिंसिपल रूल्स इन रूल 18 सब रूल 7 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ये जो है ना, ये चेंजेस आए हैं। तो अभी मैंने जो आपको ये लास्ट में पढ़ाया है इसकी जगह आपको वो ये पढ़ना है जो एक्चुअली में यहाँ गिवन है। चलिए मेरे साथ पढ़िए, काफ़ी लंबा है, 1 पेज का है, 2 पेज का है, डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझते हैं। कंपनी जो है उसे रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की, एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ सम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो भी साल में डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उसके लिए कुछ पैसा जो है बैंक वगैरह में डाल के रखना पड़ेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है। जी हाँ, हमको पता है, हमने पढ़ लिया है। द लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में बी शैल बी एज अंडर। इसमें चेंजेस आए हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, by all India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both the public and privately placed debentures। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हो गए, यदि वो डिवेंचर्स लेते हैं तो उन्हें डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आरबीआई के अंडर आती है, आरबीआई से गवर्न होती हैं। फॉर ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 72 डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व shall be applicable to non-banking finance companies registered with RBI। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उन्हें तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा। ठीक है सर, बनाएंगे। लिस्टेड कंपनीज जो है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनीज, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब कि लिस्टेड कंपनीज को भी एग्जेम्पशन दी गई है, प्रोवाइडेड, जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होती है। कहाँ पे, कौन से केसेस में जो है लिस्टेड कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना होगा? इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर्स। पब्लिक इशू समझते हैं ना, जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, जैसे डिवेंचर का पब्लिक इशू किया। फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। फॉर ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर्स, 2 का हो गया, तो यानी सारी लिस्टेड कंपनी की बात कर ली। एंड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स फॉर कंपनी स्पेसिफाइड इन सब आइटम्स ए एंड बी। तो प्राइवेटली प्लेस करें या पब्लिक इशू करें, ये तो फिर दोनों के लिए हो गया। इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया प्राइवेटली इशू भी है तो भी हम जो है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से एग्जेम्प्ट है। ऑल द एनबीएफसीज विच आर गवर्नड बाय आरबीआई या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनकी बात करी जा रही है, एंड ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज की बात करी जा रही है। पब्लिक इशू करते हैं डिवेंचर का, प्राइवेटली प्लेस करते हैं, दोनों केसेस में डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ लिखा हुआ है। जो अनलिस्टेड कंपनीज है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनीज, यानी बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गया।
उसके अलावा जो बाकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, फॉर एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, जो एनबीएफसीज हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स. फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनी द एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. तो यहाँ जो है आपको पॉइंट नोट करना है, लिस्टेड कंपनीज को नहीं करना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना, प्राइवेट प्लेस्ड है या पब्लिक इश्यू है दोनों के लिए नहीं बनाना. अनलिस्टेड कंपनी में भी जो एनबीएफसीज हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं अनलिस्टेड, इनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, डीआरआर नहीं बनाना प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर्स के लिए, सिर्फ प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर्स के लिए. जो बाकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें डीआरआर बनाना है 10% के लिए, इवन फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड है या प्राइवेटली प्लेस्ड नहीं है, दोनों के लिए. दोनों के लिए पब्लिक इशू है तो भी, प्राइवेटली प्लेस्ड है तो भी, दोनों के लिए इन्हें डीआरआर बनाना है. जो कंपनीज यहाँ देखेंगे ध्यान से, आगे आ रहा है क्लॉज 3 में जो आइटम ए और बी में कवर्ड है, ये देखो आइटम ए और आइटम बी. आइटम ए वैसे ये है, आइटम बी है, फिर सब आइटम्स ए बी ऐसे भी हैं और सब आइटम्स ए बी भी हैं. तो यहाँ तो आइटम्स लिखा हुआ है ए एंड बी, तो ये ए आ गया ब्रैकेट वाला, ये बी आ गया. तो ये ए और बी क्लॉज की बात कर रहा है, या फिर क्लॉज बी ऑफ सब क्लॉज 4. तो सब क्लॉज 4 ये है और इसका क्लॉज भी है अदर लिस्टेड कंपनीज, जहाँ पे 10% की रिक्वायरमेंट है. इट शैल ऑन और बिफोर 30th day of April each year in respect of debentures issued by a company covered in item A or B of clause 3 or item B of clause 4 invest or deposit as the case may be a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on 31st day of March of the next year in any one or more methods of investments as provided in clause 6. यानी जो डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक, ये तो लिखा हुआ है डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसे रखना पड़ेगा इन जगहों पर जो नीचे दे रखा है, शेड्यूल बैंक में, और उस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो है अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो आइटम्स मेंशन है वहाँ भी हो सकता है, जो भी चीज़ें वहाँ स्पेसिफाई करी होगी. और भी कुछ है, जी हाँ, बॉन्ड्स में भी रखा जा सकता है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वहाँ भी कर सकते हैं. प्रोवाइड दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड एज शैल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स. जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो 15% से नीचे फॉल नहीं करेगी. तो यहाँ तक की बात हो गई है. आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है. इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, डीआरआर जो है आपको सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए ही बनाना है. द अमाउंट क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, यही बात अभी भी लिखी है. यहाँ लिखा है अमेंडमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन पेज नंबर 4.44. इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है डीआरआर नहीं बनाना होता, यहाँ नहीं बनाना होगा. यहाँ था जो एनबीएफसीज हैं उनको बनाना होगा, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाना होगा. नए रूल में आया है नहीं बनाना होगा. तो यहाँ पर जो है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं उन्हें जो है 10% का डीआरआर बनाना है. तो यानी कि एक तरह से रिड्यूस करी गई है लिमिट